हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोपियन यूनियन। तो आपको इस नाम से ही अंदाजा हो गया होगा कि बेसिकली यूरोप की तमाम कंट्रीज की यूनियन को यूरोपियन यूनियन कहते हैं। लेकिन इतना भी सिंपल नहीं जितना नजर आता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की बहुत बड़ी हिस्ट्री है और इस तमाम हिस्ट्री को मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझो कि यूरोपियन यूनियन 1993 में स्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद से इसमें टोटल 28 नेशंस थीं। लेकिन 2020 में ब्रिटेन इससे एग्जिट कर गया और आज की डेट में इसके अंदर टोटल 27 मेंबर हैं। ब्रिटेन के इस एग्जिट को एक खास टर्मिनोलॉजी भी दी जाती है जिसको बोलते हैं ब्रेग्जिट, जो कि बेसिकली हिस्ट्री में बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। वैसे तो यूरोपियन यूनियन 1993 में स्टैब्लिश हुई, लेकिन इसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर टू के खात्मे से ही हो गई थी। तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू अपने साथ इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेकर आया, बेतहाशा लोग मरे और लाखों की तादाद में लोग बेघर हुए। खास तौर पे जो मिडिल कंट्रीज थी उन पे बहुत इफेक्ट पड़ा, क्योंकि उन्हीं में जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड थे जिनका इस वर्ल्ड वॉर के अंदर सबसे ज्यादा किरदार था। और यही कंट्रीज को ही बेसिकली अब यूरोप कहा जाता है। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब वर्ल्ड वॉर टू एंड हो गई तो यूरोप की इतनी बुरी हालत थी कि इसकी इकोनॉमी बहुत गिर चुकी थी। हर तरफ बेरोजगारी, लोग भूख से मर रहे थे और तमाम मुल्क बर्बाद हो चुके थे। तो लिहाजा बेसिकली ये हमें आइडिया मिलता है विंस्टन चर्चिल से, जो कि वर्ल्ड वॉर टू में यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक आइडिया दिया कि देयर शुड बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप लाइक देयर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कि मतलब जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वैसे यूरोप की भी एक यूनाइटेड स्टेट्स होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूरोप के दो हिस्से किए गए। एक वेस्टर्न यूरोप जो कि यूएसए के पास था, और ईस्टर्न यूरोप जो कि सोवियत यूनियन यानी रशिया के पास था। चूंकि रशिया में उस टाइम कम्युनिज्म था, तो जो कंट्रीज सोवियत को मिली जिसमें पोलैंड, रोमानिया, लिथुवेनिया, अल्बानिया जैसी कंट्रीज थी, तो वहां पर भी कम्युनिज्म ही अप्लाई था। और इस तरह से जो कंट्रीज यूएसए को मिली वहां पे कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी थी। तकरीबन 16 कंट्रीज वेस्ट में थी और 8 से 9 कंट्रीज ईस्ट में थी। इन तमाम कंट्रीज की हालत बहुत बुरी थी। लिहाजा अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल ने 5 जून 1947 को एक प्लान प्रपोज किया। बेसिकली ये प्लान तमाम यूरोप को रिबिल्ड करने के लिए था और उनकी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए था। इस प्लान को 4 साल चलना था और 13.3 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी की गई, यानी 1947 से 1951 तक इस प्लान को चलना था। और ये प्लान उन्हीं के नाम पर रखा गया और इसको मार्शल प्लान कहते हैं। ये प्लान उन्होंने पूरे यूरोप की रीबिल्ड के लिए बनाया था, लेकिन जोसेफ स्टालिन ने नहीं माना, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ईस्टर्न कंट्रीज पे भी अमेरिका का ही प्लान लागू किया जाए तो ये भी अमेरिका के अलाइज बन जाएंगे और इस तरह से अमेरिका का वहां पर कंट्रोल रहेगा। लिहाजा ये जो मार्शल प्लान है ये सिर्फ वेस्ट की 16 कंट्रीज पर ही अप्लाई हुआ। अब इस प्लान का मकसद है कि इन्होंने किस तरह से वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमी को बेहतर करना है। इसके तहत सबसे पहले दो ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसमें थी ईसीए यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ईईसीए यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ईसीए का काम था कि उसने इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर को तरक्की देनी थी और टूरिज्म को भी तरक्की देनी थी, जबकि ईईसीए यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन का काम था कि उन्होंने तमाम कंट्रीज को एक साथ रख के चलाना था। तमाम कंट्रीज में सेम ऑब्लिगेशंस लागू करनी थी और सेम पॉलिसी रखनी थी और उनके दरमियान यूनिटी रखनी थी। ये बेसिकली काम था ईईसीए का। इसके बाद 1949 में वेस्ट के 10 ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रांस में इकट्ठे होते हैं और वहां पर काउंसिल ऑफ यूरोप की बुनियाद रखी जाती है। तो दोस्तों बेसिकली यही यूरोपियन यूनियन की बुनियाद रखी जा रही है, जो कि 1993 में स्टैब्लिश होगी। अब आपको समझ आ रही है कि बेसिकली यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए कितनी बड़ी हिस्ट्री है। 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप की बुनियाद रखने के बाद 1950 में फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर रॉबर्ट शुमन ने शुमन प्लान दिया। अब आपको ये बात समझनी होगी कि बेसिकली मार्शल प्लान भी चल रहा है तमाम वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, लेकिन जो शुमन प्लान था ये सब कंट्रीज के लिए नहीं था, ये था 6 कंट्रीज के लिए। इस प्लान के तहत उन 6 कंट्रीज में कोल और स्टील की जो ट्रेड है वो की जाएगी, उनमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी और ये इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था।
le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. इसी प्लान के तहत 1952 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई और उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई जिसको कहते हैं ECSC यानी यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। उस वक्त इसके 6 ममालिक मेंबर थे यानी फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग, और इनके दरमियान कोल और स्टील की ट्रेड की जाती थी। इसके बाद 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम हुई जिसके तहत एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको कहते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी EEC, बेसिकली इसको कॉमन मार्केट भी कहते हैं। और इसके साथ साथ यूरोटॉम भी बनाया गया। यूरोटॉम का मतलब यह है कि जितनी भी वेस्ट की यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके दरमियान सेम एटॉमिक एनर्जी की एक ऑर्गेनाइजेशन हो। लेकिन याद रखना कि तमाम वेस्टर्न कंट्रीज भी इसमें नहीं आती, सिर्फ वही आती हैं जो कि इसको कबूल करती हैं। जैसे ये 6 कंट्रीज ECSC में थी, बिल्कुल वैसे ही यूरोटॉम में भी थी। इसके साथ साथ इनके दरमियान टैरिफ का भी मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। तमाम ध्यान सिर्फ इस चीज पर दिया गया कि यूरोप को रिबिल्ड किया जाए क्योंकि ये पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। इस तारीख गवाह है कि यूरोप के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप के इस रिबिल्ड को सिर्फ मिरेकल का नाम ही दिया जा सकता है क्योंकि इतनी अच्छी तरह से यूरोप को रिबिल्ड किया गया और इसमें USA का सबसे बड़ा किरदार रहा है। यहाँ पर वाकई यूनाइटेड स्टेट्स को क्रेडिट दिया जा सकता है। इसके बाद 1967 में EEC यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ECSC यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी और यूरोटॉम को मिलाकर यूरोपियन कम्युनिटी बनाई गई। एक मजे की बात यह है कि 1960s के दौरान 2 बार बरतानिया भी कोशिश कर चुका है कि वो भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाए, लेकिन हमेशा फ्रांस ने वीटो कर दिया क्योंकि फ्रांस को लगता था कि जब भी यूके किसी तंजीम का हिस्सा बनता है तो वो बेसिकली उन पर प्रेशर डालता है और उन पर रूल करने की कोशिश करता है। तो फ्रांस ने यूके को नहीं आने दिया। लेकिन 1973 में तीसरी बार जब यूके ने दोबारा कोशिश की तो वो भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन गया। इस तरह से यूरोपियन यूनियन बहुत मजबूत हो गई क्योंकि यूके बहुत ही स्टैब्लिश और तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो इस वजह से इनकी GDP में इजाफा हुआ और खास तौर पर यूरोपियन यूनियन के पास इतनी ज्यादा ताकत आ गई कि यूरोपियन यूनियन के ही 2 कंट्रीज ऐसी थी जिनके पास वीटो पावर थी। वो अलग बात है 2020 में इंग्लैंड इनसे खुद अलग हो जाता है क्योंकि बेसिकली यूरोपियन यूनियन की जितनी कंट्रीज थी उनके दरमियान बॉर्डर का खात्मा हो गया था। वो फ्रीली एक दूसरे मुल्क में आ सकते थे, जा सकते थे, लिहाजा वो माइग्रेट कर सकते थे और वहां पर रह भी सकते थे। चूंकि यूके बहुत ही स्टैब्लिश जगह थी तो लोग वहां जाते थे ज्यादातर और वहीं रहने लग गए थे। तो यूके को ये बात अच्छी नहीं लगी और आखिर उन्होंने 2020 में ब्रेक्सिट कर लिया यानी ब्रिटेन वहां से एग्जिट हो गया। खैर इसके बाद 1991 में मैस्ट्रिक्ट में ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट साइन की जाती है। उसमें बेसिकली ये जो 6 कंट्रीज हैं अब इनसे बढ़कर ये 12 हो चुकी हैं और यहाँ पर बुनियाद रखी जाती है यूरोपियन यूनियन की, यानी उसी यूरोपियन कम्युनिटी को यूरोपियन यूनियन का नाम दे दिया गया है। 1991 में जहाँ पर मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी हुई और यूरोपियन यूनियन बनाई गई तो उसी साल सोवियत यूनियन यानी USSR का भी फॉल हो जाता है और ईस्टर्न यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं वो भी इस यूनियन का हिस्सा बनने लग जाती हैं। बिलाखिर 1993 में पूरी तरह ये यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन एक मिनट, ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज का क्या? उनको रिबिल्ड कैसे किया गया? जिस तरह से इतने ज्यादा प्लान्स प्रपोज किए गए वेस्ट के लिए, तो ईस्ट के लिए सोवियत यूनियन ने क्या किया? तो अब हम बात करते हैं ईस्टर्न यूरोप की। जिस तरह से 1947 में जॉर्ज मार्शल ने मार्शल प्लान दिया और वेस्टर्न यूरोप की रिबिल्ड का काम शुरू किया, ठीक इसी तरह 1947 में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर मोलोटोव ने मोलोटोव प्लान प्रपोज किया। इसके तहत इन्होंने ईस्टर्न यूरोप को रिबिल्ड करना था। अब इसके तहत भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जिसमें 1949 में कॉमिकॉन बना यानी काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। बस यानी कहने का ये मतलब है कि ईस्टर्न यूरोप की तरक्की उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से वेस्ट की हुई। इसके बाद बहुत छोटे छोटे इकदाम उठाए गए सोवियत की तरफ से, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। सोवियत अपने कम्युनिज्म की वजह से
ایسٹرن یورپ کو بھی برباد کر گیا۔ اس کی ایک بڑی مثال ہے دا فال آف برلن وال۔ برلن وال جو کہ 1961 میں بنی تھی، بیسیکلی یہ تھا کہ ایسٹرن یورپ ترقی نہیں کر پا رہا تھا جبکہ ویسٹ بہت جلدی ترقی کر رہا تھا، تو ایسٹ کے لوگ ویسٹ کی طرف جا رہے تھے اور مائگریٹ کر رہے تھے، تو سوویت کو لگا کہ لوگ ان کے ہاتھوں سے جا رہے ہیں اور ان کا جو ایک کنٹرول ہے وہ کھوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے برلن کے اندر ایک وال بنائی جس کو برلن وال کہتے ہیں، تاکہ لوگ مائگریٹ نہ کر سکیں، یعنی اس حد تک سوویت یونین گر چکا تھا۔ 1961 میں انہوں نے وال بنائی، ایسٹرن یورپ کا بیڑا غرق کیا، کسی طرح کی کوئی ترقی نہیں ہوئی، کمیونزم ہوا وہاں پر کمیونزم کو فروغ دیا گیا، اور بالآخر اتنی زیادہ ریولوشن کے بعد 1989 میں وہ برلن وال گرائی گئی اور 1991 میں مکمل طور پر اس کو ڈیمولش کر دیا گیا، اور اس کے بعد سے ایسٹرن یورپ کی ایک کنٹریز بھی ویسٹ کے ساتھ مل کر یورپین یونین کا حصہ بن گئی۔ تو دوستوں بیسیکلی یہ تھی یورپین یونین کی ایک ہسٹری۔ ویسے تو جتنی بھی آرگنائزیشنز بنائی جاتی ہیں وہ اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ ان کے درمیان جتنے بھی ممالک ہیں ان میں ٹریڈ کی جائے، ان کی اکانومی بڑھے اور اس طرح سے ان کنٹریز کو ترقی ملے۔ لیکن یورپین یونین ایک ایسی یونین تھی کہ پہلے ملکوں کے درمیان اتحاد ہوا، ٹریڈ ہوئی، ان کی اکانومی بہتر ہوئی، اور بعد میں جا کر ایک آرگنائزیشن اسٹیبلش کی گئی۔ آج بھی یورپین یونین بہت زیادہ پاورفل ہے، ہر چیز میں نمبر 2 پہ رہتی ہے کیونکہ نمبر 1 پہ تو امریکہ رہتا ہے۔ تو یہ سب تھا یورپ کا ریبلڈ اور کس طرح سے یورپین یونین بنی، اور ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔